सर जी बेटा। सर आपने लास्टली कंसोलिडेशन के ऊपर थोड़ी सी बात की थी, आप थोड़ा सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का भी आइडिया दे दें। अच्छा देखिए मैं थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। सिंपली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन के पास फाइनेंशियल एसेट आएगा और दूसरी कंपनी के पास फाइनेंशियल लायबिलिटी या फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आता है। दैट इज सिंपली अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ओके सर अगर हम इन्वेस्टमेंट शेयर्स के ऊपर करते हैं तो उसकी क्या अकाउंटिंग? अच्छा देखिए, अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो IFRS 9 आपको दो पॉसिबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देता है। एक, हमने किसी कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट की, हम उसे फेयर वैल्यू थ्रू P&L कैटेगरी में लेके जा सकते हैं। सेकंड, अगर हम कहते हैं कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है नंबर 1 वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं है और हम एक इररिवोकेबल इलेक्शन लेते हैं तो फिर हम उसे फेयर वैल्यू थ्रू OCI में लेके जाएंगे। लेकिन जब हम फेयर वैल्यू थ्रू OCI में लेके जाते हैं फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इनिशियली फेयर वैल्यू में ऐड करना होता है। फेयर वैल्यू की सारी की सारी चेंजेस फिर OCI में ही रहती हैं। ओके सर, और यही इन्वेस्टमेंट अगर हम डिबेंचर्स में करते हैं? अच्छा, अगर हम किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे बेसिकली 3 पॉसिबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, लेकिन हर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंड करता है बिजनेस मॉडल पे। मान लो हमारा बिजनेस मॉडल है कि हम किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमने शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट की है, ऐसी सिचुएशन में फेयर वैल्यू थ्रू P&L है। सेकंड, अगर हम किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम कहते हैं यार हमारी इंटेंशन है कि हम उस इन्वेस्टमेंट को मैच्योरिटी तक रखेंगे, प्लस उस इन्वेस्टमेंट से हमें मिलेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज। कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज मींस वन इज इंटरेस्ट, सेकंड इज प्रिंसिपल। तो जहां पे आपका बिजनेस मॉडल है दैट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज, वी विल कीप द इन्वेस्टमेंट टिल मैच्योरिटी, अब आप उसे रखेंगे एमोर्टाइज कॉस्ट पे। लेकिन थर्ड, अगर आपका बिजनेस मॉडल है कि हमने इन्वेस्टमेंट को मैच्योरिटी तक रखना है प्लस सेल का मतलब ये है कि अगर हमें इस एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट मिलेगी तो हम इस इन्वेस्टमेंट को बेच के पैसा वहां लगा देंगे, तो अब आपको जो कैटेगरी मिलेगी दैट इज फेयर वैल्यू थ्रू OCI। अंडरस्टूड सर लास्टली थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें, व्हाट इज फाइनेंशियल लायबिलिटी? देखिए, फाइनेंशियल लायबिलिटी की बात करें तो देयर आर 2 पॉसिबल क्लासिफिकेशंस, वन इज फेयर वैल्यू थ्रू P&L एंड देन देयर इज एमोर्टाइज्ड कॉस्ट। लेकिन ये IFRS खुद कहता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उनके लिए जो सूटेबल बेसिकली क्लासिफिकेशन है दैट इज एमोर्टाइज्ड कॉस्ट। बट स्टिल आपके पास फेयर वैल्यू थ्रू P&L कैटेगरी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसमें फिर आपको ये देखना पड़ता है कि फेयर वैल्यू में जो चेंज आ रहा है हाउ मच चेंज बिलोंग्स टू ओन क्रेडिट रिस्क। जो चेंज ओन क्रेडिट रिस्क से बिलोंग करता है दैट गोज टू OCI, फिर हम कहते हैं बैलेंसिंग फिगर P&L में जाती है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बेटा। ओके।